हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एन बी ई लर्निंग में। तो आज इस वीडियो में आपको मैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड टर्म में सीबीएसई बोर्ड सेकंड टर्म में चैप्टर नंबर 3 सत्ता के नए केंद्र इसके बारे में बताऊंगा। और जो मेन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में, तो उनके बारे में। तो इस सत्ता के नए केंद्र आपने पढ़ा फर्स्ट टर्म में कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। उसके बाद अमेरिका के पास सारी पावर आ गई, लेकिन अमेरिका को टक्कर देने वाले कुछ और भी संघ हैं, वो हैं नए केंद्र। ठीक है, तो यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स और साथ में रूस, चीन, इजराइल और भारत, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो में तो यानी एक ही वीडियो में तो पूरा चैप्टर होना संभव नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे कि यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क को समझ लें। ठीक है, और सेकंड पार्ट की वीडियो जब आएगी तो ब्रिक्स और अन्य जो रूस, चीन, इजराइल और भारत के संबंध है या कौन सा पावरफुल कंट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें बच्चों। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कुछ आपके सुझाव हों वीडियो के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट करें। जैसा कि आपको पता है कि आपने पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दिया और काफ़ी प्रश्न यानी 90% क्वेश्चन हमारी वीडियोस MCQs में से आए। लेकिन अभी CBSE ने ये डिसाइड नहीं किया कि इस सेकेंड टर्म में कि MCQs आएगा या रिटर्न ही आएगा। तो इसीलिए अभी मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही CBSE से कोई ऑर्डर आता है तो MCQ भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। तो मैं एक ही लाइन को पढ़ के ध्यान से समझाऊंगा ताकि आपको लर्न हो जाए हैंड टू हैंड। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो शीत युद्ध के पश्चात, यानी शीत युद्ध कब एंड हुआ था बेटा? 1991 में, जब सोवियत संघ का पतन हो गया। सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध का समापन हुआ। तो विश्व के पटल पर यानी विश्व के मानचित्र पर कुछ ऐसे संगठन और देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई या निर्वहन किया। यानी इन 3 लाइन का जो मतलब है कि जब शीत युद्ध एंड हुआ तो ऐसे और भी संगठन प्रकाश में आए जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते थे। ठीक है, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। यानी अमेरिका के अलावा अदर ऑप्शन की ओर देखे जा सकते हैं। नए नए जो आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो नए नए ग्रुप बने अच्छे अच्छे कंट्री को, तो ये अमेरिका के वर्चस्व को, अमेरिका जो कि एक ध्रुवीय देश बन गया था, उसके वर्चस्व को चुनौती देने वाला, या यूँ कहें कि उसके सामने ऑप्शनल, कि हम अब ये नहीं कि सारी कंट्री को अमेरिका की बात मानी है, तो ऑप्शनल जो पैदा हो गए ग्रुप, उनके बारे में पढ़ेंगे। विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था टूटने के बाद स्पष्ट हो गया था कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यानी कि जब 2 ध्रुवीय विश्व, 2 ध्रुवीय आपको पता है, याद होगा फर्स्ट टर्म का, तो USSR यानी कि सोवियत समाजवादी गणराज्य वर्सेस USA संयुक्त राज्य अमेरिका, ये शीत युद्ध की टीम थी जिसमें विजय USA हुआ क्योंकि इसका पतन हो गया। ठीक है, 1991 में। तो इसके बाद से ये कहा जाने लगा कि अब पूरी दुनिया के मानचित्र पे जो असर डालेगा वो अमेरिका डालेगा। कौन डालेगा? अमेरिका डालेगा। तो लेकिन ये बड़ी अच्छी गनीमत रही कि अमेरिका को पावरफुल नहीं बनने इतने दिया, हालांकि अभी भी है, लेकिन इन जो ग्रुप्स ने थोड़ी बहुत पावर कम करी है उसकी। तो यही जानेंगे अब। तो सत्ता के नए केंद्र बेटा देखो, पूरा टॉपिक इस छोटे से इस वेन डायग्राम से आपको समझा सकता हूँ मैं कि सत्ता के नए केंद्र। तो संगठन में ग्रुप आएगा, जो कुछ कंट्रियों का ग्रुप होता है। यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, दक्षेश हो गया, ब्रिक्स हो गया। दक्षेश को सार्क भी कहते हैं बेटा, सार्क। ठीक है, SAARC। और कुछ कंट्री भी, ये कंट्रियां भी पावरफुल है बेटा, ये नहीं कि अमेरिका ही पावरफुल है। रूस है, चीन है, भारत है, इजराइल है। तो ये कंट्रियां भी अब पावर के कुछ पार्ट अपने पास रखती हैं। यानी इनके पास इतनी पावर है कि दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन ला सकती है। जब भी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे यहाँ पे, बाइडेन भी शायद आएंगे फ्यूचर में। अभी तो अमेरिका में गए थे हमारे प्रधानमंत्री साहब। तो ये सब कंट्री भी
प्रभाव डालती हैं अर्थव्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक माहौल में, साथ में संगठन भी। तो इनके बारे में पढ़ना डिटेल से हमें। तो पहले शुरुआत करते हैं यूरोपीय संघ से, ठीक है। इसके हम पढ़ेंगे कि कैसे इसकी संगठन की स्थापना हुई, किस उद्देश्य से हुई, कितने कंट्री शामिल हैं और क्या इसके पास इतनी पावर है कि अमेरिका को चुनौती दे सकता है ये ग्रुप। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद करी। आपको पता है यूरोपीय महाद्वीप, उसके दो खेमे बट गए थे, एक पूर्वी खेमा, एक पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा सोवियत संघ के साथ में था, पश्चिमी खेमे अमेरिका के साथ था। और पूर्वी खेमे में जो देश शामिल थे उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत तोड़ मरोड़ दिया, किसने? अमेरिका ने। और उसके बाद उनको सहायता दी, जिसे हम मार्शल योजना या शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको सब रिवाइज हो रहा होगा धीरे धीरे। तो ये लाइन का मतलब समझाता हूँ बेटा, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी, इसे मार्शल योजना। तो ये प्रश्न अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस योजना के तहत अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद करी। तो हम बोलेंगे मार्शल योजना। किस योजना? मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने यूरोप के अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में बहुत बड़ी मदद करी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये वाला। 1948 यानी 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। जो यूरोपीय संघ कहते हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ आर्थिक सहयोग के लिए किया गया था, बाद में सामाजिक राजनीति सब हो गया, ठीक है, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद करी। तो मार्शल योजना के तहत यूरोप में एक आर्थिक सहयोग संगठन कब स्थापित हुआ बेटा? 1948। आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डेट का भी खेल है। डेट्स याद रहेंगी, चित्र याद रहेंगे, आपको कोई भी 40 में 40 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। और जनवरी में आपका रिजल्ट भी आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पानी में हो, ठीक है। 1957 में यानी 1957 में, इसके 9 साल बाद 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा का। तो आपको एक चीज़ नोट करनी है, पहले सिर्फ आर्थिक सहयोग संगठन 1948 में स्थापित किया गया, बाद में 1957 में इसको इम्प्रूव करके आर्थिक समुदाय तो था ही, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का भी गठन किया गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, जून 1979 में यानी 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल स्वरूप लेना शुरू कर दिया। तो पहले आर्थिक, फिर एटमी, फिर राजनीतिक, और फरवरी 1992 में मास्ट्री ट्रस्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो एक एमसीक्यू तो ये बन गया कि किस संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ, तो आप कहोगे यूरोपीय संघ का गठन हुआ मास्ट्री ट्रस्ट संधि के द्वारा 1992। अब डेट याद करवाता हूँ, मार्शल योजना 1948, ठीक है। 57 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा। 79 में राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया, पार्लियामेंट। देखो, यूरोप में पार्लियामेंट, संसद का भी गठन हुआ, यूरोपीय कंट्री को मिला के पार्लियामेंट का भी गठन शुरू हुआ। और फरवरी 1992 में क्या हुआ? यूरोपीय संघ का मास्ट्री ट्रस्ट संधि के द्वारा गठन हुआ, ठीक है। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, यानी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीके आपका जो जनरल नॉलेज है वो कुछ % इसमें से आता है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई बताओ फटाफट फुर्ती से? 1992 में, फरवरी 1992 में किसकी स्थापना हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। अच्छा, उद्देश्य, क्या उद्देश्य था? क्यों ग्रुप बनाते हैं? हम एक दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते ना कि सुख दुख में दोस्त की सहायता करें। सेम वही वजह रही यूरोपीय संघ के गठन की। तो सुन लीजिए, यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य
एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, यानी जितने भी कंट्री शामिल थी यूरोपीय संघ में उन सबकी विदेश नीति और सुरक्षा नीति एक समान थी। एक दूसरे की हेल्प करेंगे, किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, अपने को पावरफुल बनाएंगे। तो ये सब एक यूरोपीय संघ का गठन का उद्देश्य था। दूसरा, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, यानी इन कंट्री में कोई वाद विवाद भी होता है तो शांति से बैठकर उसको सुलझाया जा सकेगा और न्याय से जुड़े मामलों में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और आपने कहानी सुनी है बचपन में, एकता में बल है, अकेला इंसान चना वो कहते हैं भार नहीं फोड़ सकता, तो एकता में बल वाला यूरोपीय संघ समझ लो आप। एक समान मुद्रा का चलन, वीजा मुक्त आवागमन, यानी आप यूरोपीय संघ का वीजा बनवाते हो तो यूरोपीय संघ में जो भी कंट्री है आप घूम सकते हो, ये फायदा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं, क्या विशेषताएं हुई इसकी? कुछ खास बात देखो, कैसे एक छोटा सा इनिशिएटिव, यानी कि छोटा इनिशिएटिव इसलिए कहेंगे कि एक छोटे से पहल से एक बहुत बड़ा संगठन बन गया। जैसे आजकल तुम दोस्त भी बड़े होके कुछ ग्रुप बनाओगे, कुछ अच्छे काम करोगे तो बड़ा संगठन बन जाएगा। तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का नाम रूप ले लिया। तो आपको पता है 1948 में जब इसकी स्थापना की गई थी वो आर्थिक सहयोग के लिए की गई थी और 1992 तक आते आते ये राजनीतिक संस्था बन गई। ठीक है, गुड। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की तरह कार्य करने लगा, यानी ये कंट्री एक कंट्री मान लो आप, इन 12 कंट्री को मिला के एक कंट्री यूरोपीय संघ ये कहलाया। इनका अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस, एक मुद्रा थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा ये आपका कारण और कथन वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस, मुद्रा थी। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा, तो दोनों सही, दोनों का ये आएगा फिर। और अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली। ओके रिपोर्ट, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों घेरे के रूप में था। तो आपको मैं अभी चित्र दिखाऊंगा, तो वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का ये प्रतीक थी। ठीक है, यूरोपीय संघ का। पहले आप इसमें समझ लो, फिर मैं आपको जो बुक है बुक में से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक, तो क्या कारण था कि यूरोपीय संघ इतना ताकतवर 1992 से 2005 तक बन गया? तो ये कुछ पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनेंगे इनको। पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि 2005 में यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी? यूरोपीय संघ, अमेरिका से भी। इसका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन, अमेरिका से भी ज़्यादा था। जीडीपी अगर ये आ जाए कि किस संघ का जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से ज़्यादा था, तो यूरोपीय संघ का था। इसकी मुद्रा यूरो थी, याद रखना यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी थी? यूरो। ठीक है, यूरो डॉलर। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। अब तक अमेरिका डॉलर सबसे टॉप पे था, अभी यूरो डॉलर टॉप पे आ गया था। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना थी। सबसे पहले तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरो, मुद्रा यूरो। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर भी पड़ा। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता था, यूरोपीय संघ। इसका एक मेंबर सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है, यानी फ्रांस एक कंट्री है जो यूरोपीय संघ में शामिल है और वो वीटो पावर रखने वाली 5 कंट्री में से एक है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीति को प्रभावित करता है। आपको पता था, वीटो पावर बता रखी है मैंने, कि अगर 100 जितने भी 195 या 93 कंट्रीज़ हैं, अगर वो किसी बात को 192 कंट्री भी हाँ कहना चाह रही है और एक वीटो वाला मना कर दे तो वो नहीं होगा। तो वीटो की यह अहमियत थी। अगला, यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न था। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर में यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मामलों में दखल देने में, यानी कि जो संसार में कोई आर्थिक, राजनीतिक टॉपिक है उसके बारे में भी अपनी बात कह सकता था यूरोपीय संघ। ओके, तो यूरोपीय संघ की कुछ कमजोरियां थी, पढ़ लो। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति, विदेश और रक्षा नीति जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ होती थी, जैसे इराक पर हमले के खिलाफ, यानी जो कंट्री शामिल थी तो कई बार इस बात में साझापन नहीं था इनका,
वो प्रॉब्लम थी कि विदेश नीति और रक्षा नीति में कई बार जो कंट्रीज थी वो आपस में लड़ झगड़ भी सकती थी। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने से नाराजगी थी। डेनमार्क स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। तो डेनमार्क स्वीडन ने इस संधि को और मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। और यूरोपीय संघ के कई मेंबर अमेरिकी गठबंधन में थे, ये भी एक। और ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ बेटा? 2016 में। ये मेन क्वेश्चन बन गया कि ब्रिटेन जो कि इसका संस्थापक मेंबर था 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया। तो आपने यूरोपीय संघ के बारे में कि 1948 में मार्शल योजना के तहत आर्थिक सहयोग संगठन बना और 1992 आते आते तक एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संगठन बन गया। ठीक है, बुक में से आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ बेटा। तो बच्चों कुछ पॉइंट आपको बुक्स में से बताता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी छोटी छोटी होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बता चुका हूँ मैं। ये चित्र है 1978 में दिसंबर में, ये चित्र बड़ा विशाल, देख लें इसको एक बार, कि चाइना ने भी अपनी जो आर्थिक नीति है वो खोल दी दुनिया के लिए। कहने का मतलब है पहले चाइना में जो व्यापार वगैरह जो सामान बनता था सिर्फ चाइना के लोग यूज़ कर सकते थे। तो 1978 के बाद ओपन डोर की नीति अपनाई गई। किसने? देंग शियाओपिंग ने, यानी कि उस समय जो इनका राष्ट्रपति था वो इनका नाम ये लिखा हुआ है। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात है बेटा कि आज हम MI का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसी वजह से यूज़ कर रहे हैं 1978 दिसंबर में जो निर्णय लिया था। ठीक है, चलो। तो यूरोपीय संघ के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ उसमें से नोट्स में से। तो अब आपको बुक में से बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका पावरफुल ना हो जाए इसलिए कुछ ग्रुप बने। ठीक है, तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि अमेरिका के नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। अमेरिका ने नाटो के तहत, तो एक पहले मार्शल योजना के बारे में बताता हूँ। मार्शल योजना क्या है? अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद करी। इसे योजना को मार्शल योजना कहते हैं। इस योजना को मार्शल योजना कहते हैं। ठीक है, मार्शल योजना क्या है कि किस योजना के तहत, मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया वही, और अब दोबारा बता रहा हूँ तो याद हो जाएगा आपको। अगला है कि मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस योजना के तहत? 1948 में मार्शल योजना के तहत। ये आपको बता चुका हूँ। ये झंडा है बेटा, यूरोपीय संघ का झंडा। स्टार्टिंग में 12 कंट्रीज़ थी, 1992 तक 12 कंट्रीज़ थी। उसके बाद और भी कंट्रीज जुड़ गई, आजकल 27 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो यूरोपीय संघ का झंडा है, चित्र आ सकता है परीक्षा में, तो आप नोट कर लें। आगे जो मेन पॉइंट होगा बताऊँगा बच्चों आपको। तो 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में, यानी कि एक और यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में स्टार्टिंग में हेल्प करी। जो आपको मैंने बता दिया कि पहले आर्थिक सहयोग संगठन स्थापित हुआ था 1948 में, 1992 तक आके आते यूरोपीय संघ बन गया। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 1957 मार्च 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन। और ये पार्लियामेंट यानी संसद के गठन के बाद हुआ। आगे, और 1992 में क्या बन गया बेटा? यूरोपीय संघ 1992 में बन गया। और इनकी एक मुद्रा है, आपको मैं बता चुका ऑलरेडी। इनका अपना एक राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, मुद्रा है, और इनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। ये आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। ये मैप में जो मैजेंटा यानी कि वॉलेट में है वो पुरानी कंट्रीज़ हैं और नई कंट्रीज़। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जो स्टार्टिंग में इसके मेंबर थे? तो देख लो बेटा, इसके जो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ठीक है, नीदरलैंड, यूके, आयरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस। ये पहले थे 1992 तक बनने से पहले। बाद में और कंट्री जुड़ गई, एस्टोनिया, लतावनिया, ये सब। तो ये आपको सारे नाम याद नहीं करने, बस 12 कंट्री के नाम याद कर लेना हो जाए तो, वरना 4-5 कंट्री मैंने उसके बारे में पूछ सकते हैं ये। और 2016 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी बेटा। इसका सकल घरेलू GDP कितना था? 17,000 अरब डॉलर था, जो कि अमेरिका के लगभग था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका के लिए एक खतरा थी, जो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। विश्व व्यापार में इसकी बहुत हिस्सेदारी, 3 गुनी हिस्सेदारी है। और इसके यूरोपीय संघ के 2 मेंबर, सॉरी मैंने उसमें आपको 1 मेंबर बताया था, इसमें 2 मेंबर यानी फ्रांस और ब्रिटेन।
फ्रांस और ब्रिटेन क्या है, वीटो पावर यानी कि स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। नोट करना है कौन कौन से मेंबर हैं, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरोपीय संघ के दो मेंबर, दो देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर भी हैं। और इससे क्या होता है आपको पता है कि वीटो पावर जिसके पास हो वो मना कर दे तो 192 कंट्री कुछ कहे उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये कुछ चरण हैं इनके, कैसे कैसे यूरोपीय संघ बना। तो 1948 में मार्शल योजना के तहत, तो 1951 में क्या हुआ अप्रैल में, तो पश्चिमी यूरोप के 6 देशों ने मिलकर एक पेरिस संधि पर दस्तखत किए और यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय बनाया, यानी यूरोपीय कोयला और इस्पात। तो आर्थिक सहयोग बनाया था 1948 में, फिर कोयला के लिए कि अगर जिस कंट्री में ज़्यादा कोयला हो आपस में शेयर करेंगे। तो कोयला और इस्पात समुदाय 1951 अप्रैल में बनाया गया और ये कंट्री थी, स्टार्टिंग की कंट्री थी यूरोपीय संघ की 6 कंट्री वाली, बाद में 6 देश और ऐड हो गए, यानी 12 देश 1992 तक थे यूरोपीय संघ में। मार्च 1957 में क्या हुआ, इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि करी और यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC अभी जो आपको बताया था मैंने, और एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। जनवरी 73 में 3 देश और शामिल हो गए जिसमें डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन भी कहलाए। ठीक है, जून 1979 में पहला चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव, पहली बार संसद में चुनाव हुआ। ठीक है, 81 में यूनान यानी ग्रीस भी शामिल हो गया और 85 में शोगेन संधि ने यूरोपीय समुदायों के देशों के बीच सीमा नियंत्रण यानी कि सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया। ठीक है, कि हम पूरा एक ही कंट्री हैं, जरूर नहीं कि आप इंग्लैंड को अलग मानो और फ्रांस को अलग मानो, एक ही मुद्रा चलेगी, एक ही वीज़ा चलेगा, एक ही राष्ट्रगान, एक ही झंडा। जनवरी 1986 में स्पेन, पुर्तगाल भी शामिल हो गए। तो ये याद करना पड़ेगा जो मेन है कि कौन कब शामिल हुआ। और 90 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, यानी पहले पश्चिमी जर्मनी था, अब पूर्वी जर्मनी भी ऐड हो गया। और 92 में यूरोपीय संघ इस संधि के तहत बना, इस संधि को याद करना पड़ेगा, इस संधि के तहत यूरोपीय संघ 1992 फरवरी में बना। और अब इसका एकीकृत बाजार है। 2002 तक इसके 12 कंट्री थे, आपको बता दिया 6 स्टार्टिंग में वो थे और 6 इंग्लैंड वगैरह, ग्रीस वगैरह जुड़ गए, स्पेन, पुर्तगाल, ये तो 12 कंट्री जनवरी 2002 तक थे। 4 में कुछ और कंट्री ऐड हो गई, साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लिथुआनिया, ये सब। 7 में कुछ और कंट्री ऐड हो गई। दिसंबर में लिस्बन संधि हुई। और महत्वपूर्ण पॉइंट, 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार यूरोपीय संघ को मिला, शांति बनाए रखने के लिए। सबसे बड़ा पुरस्कार है दुनिया में, तो नोबेल पुरस्कार मिला। क्रोएशिया 28 मेंबर बना था इसका बेटा, और 2016 में एक ब्रिटेन अलग हो गया तो 27 मेंबर बचे रहे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, रुक जाए फटाफट। आई थिंक इसमें नहीं दे रखा, तो 2000 आप सर्च कर सकते हैं कि 2016 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आई थिंक टोनी ब्लेयर भी हो सकते हैं, पर मैं कंफर्म नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। तो आप सर्च करेंगे 2016 में कौन थे PM। ठीक है, और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, हाँ, मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन के, हाँ, तो ये आएगा कि यूरोपीय बाजार से मार्गरेट थैचर ने अलग रखा। और डेनमार्क, स्वीडन ने यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध किया। और 2016 में कौन समाप्त हो गया, मतलब समाप्त नहीं हो गया, सॉरी, हट गया, ब्रिटेन अलग हो गया, किससे, यूरोपीय संघ से। ये बस यूरोपीय संघ के बारे में इतने आपको पॉइंट याद रखने। ठीक है, इतने याद रखने, अगर इतने याद हो गए आपका तो यूरोपीय संघ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन, फ्रांस के पास 555 परमाणु हथियार थे। ठीक है, यूरोपीय संघ के 2 कंट्रीज ब्रिटेन और फ्रांस के पास 550 परमाणु हथियार थे। और टेक्नोलॉजी में, साइंस टेक्नोलॉजी में भी यूरोपीय संघ वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे, कॉपी में फटाफट नोट कर लेंगे। एक बार नोट करना है आपको, उसके बाद रिवाइज करो और पेपर दे के आओ। और रक्षा बजट में 2nd नंबर पे यूरोपीय संघ, फर्स्ट पे अमेरिका है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताएं, कुछ सुझाव है तो वो भी शेयर करें। और इसी तरह NB लर्निंग से जुड़े रहें और आपको लगेगा कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। तो NB लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी कामना है। और अच्छे मार्क्स से पास हो, माँ बाप का नाम रोशन करो। धन्यवाद।